तो आज हम पढ़ेंगे इंडोकार्डियाटिस के बारे में। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? इंडोकार्डियाटिस के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीफ करेंगे छोटा छोटा अपन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इंडोकार्डियाटिस। इंडोकार्डियाटिस मेनली क्या होता है ना कि इनर लेयर ऑफ हार्ट को ही इंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है ना? और उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने के कारण, ठीक है ना, डैमेज हो जाता है। और इंडोकार्डियाटिस जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो किससे कंटिन्यू होता है? हार्ट के वाल्व से कंटिन्यू होता है। ओके, जैसे मैं आपको ड्रॉ करूं, ठीक है ना, अगर ये हार्ट है, सॉरी, ये हार्ट है, ठीक है ना, इसके तीन लेयर थे, एक तो बाहर वाला, एक बीच वाला, एक इनर। तो इसी से क्या होता है ना, वैल्व कंटिन्यू रहता है। तो इसमें इन्फेक्शन होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी इंक्लूड करेगा, इसको भी साथ में लपेट लेगा। तो डेफिनेशन हमारा कहता है कि इंडोकार्डियाटिस इंडोकार्डियाटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, जिसको हमने इंडोकार्डियम लेयर बोला। इन्वॉल्विंग किसको इन्वॉल्व कर रहा है? हार्ट वाल्व को इन्वॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये हमारा इंडोकार्डियाटिस। अब हम चलते हैं कि कॉजेज क्या है इंडोकार्डियाटिस होने के, क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज हो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण सबसे ज्यादा इंडोकार्डियाटिस होता है। रेमेटिक हार्ट डिजीज है, इसके कारण होता है। फिर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण होता है। डेंटल कोई हमने प्रोसीजर कराया उसके कारण होता है। और आईवी ड्रग्स एब्यूजर्स है, जो भी एब्यूज मतलब कि आईवी ड्रग्स लेते हैं, उसमें भी इंडोकार्डियाटिस होने के चांसेस ज्यादा है। प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व लगाया किसी ने, ठीक है ना, मतलब कि आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगाया, तो उससे भी इंडोकार्डियाटिस होने की चांसेस ज्यादा है। बिकॉज ये सर्जिकल प्रोसीजर है और इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो अगर इसके कारण किसी को इन्फेक्शन हो रहा है हार्ट के वाल्व में, तो हम उसे कहते हैं इंडोकार्डियाटिस, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व इंडोकार्डियाटिस। ओके, आईवी ड्रग्स यूजर से तो अनहाइजीन मेंटेन करते हैं, हाइजीन नहीं रखते हैं और ऐसे ही मतलब कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें भी इंडोकार्डियाटिस होने की चांसेस ज्यादा है। ठीक, डेंटल प्रोसीजर किसी ने करवाया, डेंटल प्रोसीजर से क्या हुआ, धीरे धीरे बैक्टीरिया, और माउथ में क्या होता है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है, वो क्या किया, ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम से जाके फिर वो हार्ट में चला गया और वहां पे वेजिटेशन करना स्टार्ट कर दिया और वहां के हार्ट के वेल्व को परफोरेट कर दिया, डैमेज कर दिया, होल कर दिया उसमें। तो इन ये सब कारण है, रिस्क है। फिर आते टाइप, कितने टाइप के होते हैं इंडोकार्डियाटिस? हमने मेनली दो टाइप का देखना। एक होता है इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाटिस, एक होता है नॉन इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाटिस। नॉन इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाटिस का क्या कारण है? जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है ना, खुद का ही इम्यून सिस्टम होता है, वो मिमिक्री करने स्टार्ट कर देता है और खुद के हार्ट वेल को डैमेज कर देता है। वो इन्फेक्शन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी की खुद के हार्ट वेल को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, जिसके कारण से इंडोकार्डियटिस और हार्ट वाल्व डैमेज हो रहा है। तो उसको हमने बोला कि नॉन इन्फेक्टिव, ये रेयर है। ये क्या है? रेयर है, ये रेयर होता है, ऐसा नहीं। बट इन्फेक्टिव इंडोकार्डियटिस भी कॉमन है, हो सकता है। इसमें दो डिविजन से, दो टाइप के हो सकते हैं, एक्यूट इंडोकार्डियटिस, सब एक्यूट इंडोकार्डियटिस। हम अभी समझते हैं एक्यूट इंडोकार्डियटिस, इंडोकार्डियटिस किसे कहते हैं। एक्यूट इंडोकार्डियटिस का मतलब होता है कि सडन वंशेट होगा। इसका अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो मतलब 2 वीक से पहले या 2 वीक में उसको साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे। और ये होता है किनके कारण? ये होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के कारण होता है क्या, एक्यूट इंडोकार्डियटिस, ठीक है। सब एक्यूट इंडोकार्डियटिस की बात करेंगे तो ये होता है स्लो, धीरे धीरे, ग्रेजुअल साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे, वनसेट होंगे। ये 2 वीक के बाद अपना साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे। और ये किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, यहाँ विरिडेंस है। ओके, यहाँ पे क्या है, विरिडेंस, और यहाँ पे क्या है, ओरियस। इन बातों को ध्यान में रखना भाई, सब यहीं पे फंसते हैं।
हमने कर लिया टाइप्स हमने किया कि दो टाइप, इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाटिस और नॉन इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाटिस। ओके, जिसको स्ट्राइल इंडोकार्डियाटिस भी कहते हैं, स्ट्राइल इंडोकार्डियाटिस भी कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है। ओके, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस के भी कारण से होता है, बट आपको एक याद है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर याद रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम मतलब कि कैसे कैसे बीमारी हो रहे हैं इसके बारे में हम जानते हैं। किसी भी कारण से ड्यू टू एटियोलॉजी एंड द रिस्क फैक्टर, जैसे कि रिस्क फैक्टर एटियोलॉजी की बात कर रहे थे, किसी ने टेम्पोररी और आर्टिफिशियल हार्ट वैल्यू लगाया है, या फिर आईवी ड्रग यूजर्स है, ठीक है ना, वो बार बार इंट्रावेनस इंजेक्शन से वैन में क्या ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, नशा ले रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके कारण क्या होगा कि बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड स्ट्रीम में ले रहा है, वेंस में ले रहा है, तो वैन में चला जाएगा बैक्टीरिया, और वैन के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बैक्टीरिया कहाँ पे पहुंच जाएगा, इसके हार्ट में। ये हार्ट बनाया हमने, ठीक है, हार्ट में पहुंचा। वहां पे हार्ट में क्या किया, हार्ट के वॉल और वेल्व से स्टिक हो गया, चिपक चुका है, वहां पे अपना ग्रो करना स्टार्ट किया। जब वो ग्रो किया तो धीरे धीरे हार्ट के वेल्व को क्या किया, परफोरेट कर दिया, हार्ट के वेल्व को परफोरेट किया। अगर ये हमारा एक चैम्बर्स है, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारा है हार्ट का वेल्व, और धीरे धीरे क्या किया इसको, ये रहा ना, ये हमारा हार्ट का वेल्व, ठीक है, ऐसा हार्ट का वेल्व रहता है। और धीरे धीरे बैक्टीरिया यहाँ पे ना ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है बैक्टीरिया, यहाँ पे ग्रो किया, और धीरे धीरे यहाँ पे छेद कर दिया। इसी को कहते हैं परफोरेटेड वेल्व। जब छेद करेगा तो ब्लड, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें, ठीक है, तो ब्लड इजेक्ट आउट होगा, बट यहाँ से रिटर्न भी वेल्व के हार्ट के चैम्बर में आएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के चैम्बर में आएगा। उसी को हम कहते हैं एओर्टिक रीगर्जिटेशन। एओर्टिक रीगर्जिटेशन जो बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, उसको कहते हैं एओर्टिक रीगर्जिटेशन। उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट होगा डिक्रीज। ओके, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। तो हमने समझ लिया पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं अगर किसी को एंडोकार्डियाटिस हुआ है? तो सबसे पहले रीगर्जिटेशन का मरमर हमें साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद हार्ट फेलियर का हमें साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे। तो जैसे कि पल्मोनरी एडिमा होगा, लंग्स में एडिमा का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। पेडल एडिमा होगा, पैरों में भी एडिमा होगा, पाँव फूल जाएगा, उसको खुद का ही स्लीपर पहनने में प्रॉब्लम है। ओके, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा, जिसमें लंग्स का एडिमा होगा। अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा है तो एनासार का होगा। इट मीन्स अगर किसी को इंडोकार्डियाटिस हुआ है तो क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर रहा है या फिर राइट वेंट्रिकल फेल कर रहा है? जिससे कि अगर लंग्स में कोई एडिमा नहीं हुआ है, एनासार का हुआ है, एनासार मीन्स जनरलाइज बॉडी एडिमा, जनरलाइज बॉडी एडिमा हो रहा है। एनासार का मीन्स जनरलाइज जनरलाइज बॉडी एडिमा, ठीक है ना, जनरलाइज बॉडी एडिमा को ही एनासार। ओके, तो ये हमें देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर, स्प्लिंटर हैमरेज। स्प्लिंटर हैमरेज किसे कहते हैं? स्प्लिंटर हैमरेज को हम समझते हैं। स्प्लिंटर हैमरेज क्या है कि आपका जो नेल बेड होता है, ये एक नेल बेड है किसी पेशेंट का, उसमें ना नेल बेड पे ब्लड का कुछ कुछ आपको लगेगा कि धब्बा सा दिखने को मिलेगा, उसी को हम कहते हैं स्प्लिंटर हैमरेज। ओके, स्प्लिंटर हैमरेज हम किसको कहते हैं कि जो नेल बेड पेशेंट का होगा उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा स्पॉट होगा ब्लड का। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स, जोश आप याद रख सकते हैं, निमोनिक में जेनवे लीजन्स होते हैं, ओसलर नोड्स होंगे, स्प्लिनोमेगाली होएगा, और हार्ट फेलियर का साइन होगा। हम एक एक करके समझते हैं कि जेनवे लीजन्स क्या होता है। ठीक है, जेनवे लीजन्स ये पाम में
ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पेशेंट की ये पाम है, ठीक है। इस पाम में क्या हो रहा है, इरिथमेटस मैक्यूल्स बने हो, ठीक है ना, इरिथमेटस मैक्यूल्स बने होंगे उसके पाम में, पेशेंट के पाम में। ओके, इसको कहते हैं जैनवे लीजन, इसको क्या कहते हैं, जैनवे लीजन, इसको जैनवे लीजन कहते हैं। ओके, और यहाँ पे और दूसरा साइन देखेंगे तो ये नोड्यूल्स या नोड से आपको उसके पाम में मिलेंगे, ये आपको नोड्स दिख रहे हैं, ये नोट्स, ये नोट्स, ये नोट्स, ये नोट्स, ठीक है ना। कुछ आपको नोट्स दिखेंगे, ऐसे करके नोट्स होते हैं जो हमें पाल्पेबल होता है, ये हम पाल्पेबल नहीं होता है, ठीक है। जेनुअल लीजन्स पाल्पेबल नहीं होगा, बट ओसलर नोड, नोड मतलब इसे नोड सा फेल्यूर होगा मटर के दाने जैसे, आपको हाथों के नीचे जो होता है वो फील होगा, उसे कहते हैं ओसलर नोड। फिर इसके कारण क्या होगा, स्प्लेनोमेगाली भी होता है, इन्फेक्शन जानते हैं कि स्प्लीन में सारे ब्लड जाते हैं अच्छे तरीके, तो वहाँ पे स्प्लीनोमेगाली होने के चांसेस है, फिर हार्ट फेलियर के चांसेस हैं आपके। ओके, ये आपके साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। हार्ट फेलियर का क्या हम देखेंगे, हार्ट फेलियर में हम वही देखेंगे, पेडल एडिमा हो रहा है या फिर पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, ये सारे। फिर हम डायग्नोस की बात करते हैं, डायग्नोस में हम क्या करेंगे, ठीक है ना, डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग क्या करेंगे, तो पेशेंट से पूछेंगे आपने कभी पहले ड्रग्स यूजर तो नहीं है, ठीक है ना, क्या है, ड्रग्स यूजर तो नहीं, कोई ड्रग्स तो नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ड्रग्स यूजर तो नहीं है, आपने कोई डेंटल रिसेंट, डेंटल 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 हाँ, डेंटल प्रोसीजर तो नहीं करवाया, डेंटल प्रोसीजर तो नहीं करवाया, या फिर आप कोई प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व तो नहीं लगाया, हार्ट वेल्व तो नहीं लगाया, ये हमने हिस्ट्री लेना है, ठीक है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखना है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें देखना है कि ओसलर नोड तो नहीं है, ठीक है, ओसलर नोड नहीं है, या फिर हम क्या देखना है, जेनवे लीजन्स नहीं है, ये हमने देखना है। ओके, स्प्लेनोमेगाली हम पालपेट करके देख लेंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ओके, फिर हम ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में देखेंगे कि डब्ल्यूबी ज़्यादा है, ठीक है ना, एरिथमेटिक सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ा होगा उसका। ब्लड कल्चर कर लेंगे जिससे कि हमें बैक्टीरिया का पता चल जाएगा और हम उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। बट हमें याद रखना होगा ब्लड कल्चर से एंटीबायोटिक से पहले, एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले हमें ब्लड कल्चर लेना होगा पेशेंट का, तभी हमें एक्यूरेट डायग्नोज कर सकते हैं। ओके, फिर हम थोड़ी इको करवा करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम जिसे कहते हैं, इसमें देखेंगे कि हार्ट वाल्व कितना डैमेज है, ये हुआ है या नहीं है, इसीलिए हम 2D इको करवाएंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट करना है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट करना है और नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। मेडिकल मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस इंडोकार्डियाटिस का जो है वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, तो हम सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को। हम कितने दिन के लिए देंगे, 6 वीक, मतलब 1 से 1.5 महीना के लिए हम देंगे इसको। फिर एंटीपायरेटिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स अगर फीवर आ रहा है बैक्टीरिया के कारण वो देंगे, अगर कोई पेन है, दर्द है, तो हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं। ओके, एंटीपायरेटिक्स आप तो समझ सकते हैं कि एंटी पीसीएम देते हैं, एनाल्जेसिक में आप इबुप्रोफेन दे सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, पीसीएम पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। ओके, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट हमने करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने देखना है कि हार्ट का रिपेयर करना, वेल्व रिपेयर करना है, रिपेयर होने वाला है, नहीं तो रिप्लेस कर देना भाई, आर्टिफिशियल वर्ब लगा के हटाओ। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते एक बार अच्छे से, हमने नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले करना है वाइटल साइन, ठीक है ना, वाइटल साइन हमने चेक करना, पल्स लेना, टेम्परेचर लेना, बीपी लेना, हार्ट रेट लेना, ये सारे चीज हमने नोट डाउन करना है रेगुलरली, मतलब कि आवर्स में चेंज करना, चेक करते रहना है, 2-3 घंटे पर हमें हमेशा लेते रहना है वाइटल साइन। फिर करना है एंटीबायोटिक जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है। ओके, राइट डोज होना चाहिए, राइट पेशेंट होना चाहिए, ओके, राइट टाइम होना चाहिए, पेशेंट को हम
एंटीबायोटिक्स दे देना है। फिर क्या करना है, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तक हमें बेड रेस्ट करवाना है, ओके। एक्टिविटी इंटॉलरेंस करवाना मतलब कि एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड कराना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करने देना है, पेशेंट को रेस्ट में रखना है, ओके। मॉनिटर हार्ट फेल्योर साइन, हार्ट फेलियर के साइन हमेशा मॉनिटर करते रहना, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वेट इंक्रीज तो नहीं हो रहा, वेट इंक्रीज होगा साइन, जैसे अगर एनासार का हो रहा है, पीरियल एडिमा हो रहा है, तो एडिमा हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है बॉडी के अंदर। जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा बॉडी के अंदर तो ऑटोमेटिक वेट इंक्रीज होगा, इसलिए हमने वेट को रेगुलरली चेक करते रहना है। पेडल एडिमा हमने देखना है कि पैरों में, पेडल एडिमा में कि पैरों में तो स्वेलिंग तो नहीं आ रही। फिर पल्मोनरी एडिमा हमने देखना है लंग्स में तो कोई कंजेशन नहीं हो रहा, स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, पानी तो नहीं जमा हो रहा है, ओके। फिर मॉनिटर स्प्लेनिक एब्सेस, कोई फर्स्ट वगैरह का या स्प्लीन में दिक्कत तो नहीं है, ये हमें चेक करने के लिए लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में चेक करना है कि वहाँ पे पेन तो नहीं हो रहा है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन तो नहीं हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो वो रेडिएट करेगा लेफ्ट शोल्डर, तो हम जान जाएंगे कि ये स्प्लेनिक एब्सेस है, और हम तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे, ओके। फिर आता है ओरल हाइजीन के बारे में, हम पेशेंट को बताएंगे कि आपको सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है, टूथब्रश जो आप कर रहे हो वो सॉफ्ट होना चाहिए, ब्लीडिंग नहीं आना चाहिए गम से, ओके। फिर एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि एंटीबायोटिक आपको कंप्लीट करना है, डेंटल हाइजीन आपको ध्यान में रखना है, कोई डेंटल प्रोसीजर आपको नहीं करवाना है, अगर आप डेंटल प्रोसीजर करवाते हैं तो आपको सबसे पहले एंड प्रोफाइलेक्टिक प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक लेना होगा, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक लेना होगा, ओके। हम उसको बता देंगे कि आपको कोई भी डेंटल प्रोसीजर कराना है तो आप सबसे पहले हमसे आके मिलिएगा भाई साहब, ठीक है ना, हमसे आके मिलिएगा, हम क्या करेंगे उसको एंटीबायोटिक्स दे देंगे और बोलेंगे अब प्रोसीजर आप करवा सकते हैं, तो जिससे कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और कम हो जाएगा और हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर